दोस्तों, आज पेश है शैतान का जाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। शाम 8 बजे एक चमचमाती हुई नई कार सुल, सुल्तानपुर कस्बे में प्रविष्ट हुई। कार ड्राइव करते युवक सड़क पर आते ही एक रैगर राहगीर के निकट गाड़ी रोकी। सुनो भाई, इस कस्बे में पहली बार आया हूँ, क्या तुम मुझे ब्लैक कैट के बार का पता बता सकते हो? ब्लैक कैट बार? राहगीर ने उसे बार का पता दिया। पता जानने के बाद उसने धन्यवाद करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। यह शरीफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक कैट बार में शैतानी बदमाशों का अड्डा है। वह शरीफ आदमी नहीं आते। ब्लैक कैट बार में उस समय ग्राहकों से भरा हुआ था। तभी भड़ाक दाढ़ी वाला व्यक्ति खाली टेबल पर जग की ओर बढ़ा। यह कौन है? पता नहीं, पहली बार दिखाई दिया है। अबे, यहाँ दूध मिलेगा क्या? हा 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 हा। मिलेगा, क्यों नहीं दोस्त। लेकिन एक बात बताओ, दूध फीडर से पियोगे या निप्पल से? हा हा हा। मजाक अच्छा कर लेते हो प्यारे। कह रहे गिलास दूध भेजो। जैसे ही उसने अपना ब्रीफकेस खोला, उपस्थित लोगों की सांसें रुक गई। ओह बाप रे, इतना माल! कोई लाख उतरी। यह लो अपने दूध की कीमत। तुम यहाँ नहीं आए हो दोस्त, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे ब्रीफकेस संभालो। यहाँ जगह नोटों की प्रदर्शनी लगाने के लिए उचित नहीं है। मशवरा नहीं, मुझे दूध, सिर्फ दूध चाहिए। लोगों की नजरें ब्रीफकेस पर टिकी हुई थी। ब्रीफकेस खुला छोड़कर हम चैलेंज तो नहीं दे रहा। वैसे ये चैलेंज स्वीकार करने में कोई घाटा नहीं है, ठीक कहते हो। अगले ही पल धाएं। लेकिन जैसे ही उसने ब्रिकेट को उठाना चाहा, उफ! यह मुफ्त का माल नहीं है बेटे, दोबारा हाथ लगाने की कोशिश न करना। ये मिस्टर, मैं अपने क्लब में हंगामा पसंद नहीं करता। रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लो, ठीक है? उसने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। ब्रिकेट की ओर बढ़ा। चलो, तुम्हें एक मौका और देता हूँ, पर तुमने ब्रिकेट उठा लिया तो यह तुम्हारा हो जाएगा। यह बात है। जैसे ही वह ब्रिकेट पर हाथ लगाना बढ़ाया, ड्राम। उठो, फिर कोशिश करो। उठो कर्मा, शाबाश। इससे पहले कि कर्मा दाढ़ी वाले पर छलांग लगाई, आह धड़ाम! घूसे ने शायद कर्मा का जबड़ा तोड़ दिया। आई, मैंने कहा था ना, यह मुफ्त का माल नहीं है। ब्रिकेट उठाकर दाढ़ी वाला काउंटर के पर पहुंचा। गट 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 गट, अजीब आदमी है और बहादुर भी है। दूध पीकर गिलास काउंटर पर पटका। मुझे यहाँ एक चंदनपुर जाना है। कार से कितनी देर में रास्ता होगा? 1.5 घंटा लगेगा। ओके दोस्तों, मैं चलता हूँ। ज़रा बेचारे को डॉक्टर बुला देना। दाढ़ी वाला बाहर जाते ही कोने में की मेज पर बैठा एक व्यक्ति बाहर की ओर चल दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? राजा उस्ताद, वह हीरो कुछ जरा एकांत में बात करूंगा। राजा बाहर निकला और दाढ़ी वाले की कार की ओर रवाना हो गया। चमनपुर जा रहा है, रास्ते में कहीं रोक लूंगा साले को। और राजा शॉर्टकट का इस्तेमाल किया और कुछ ही देर बाद सड़क पर पहुंचकर अभी वह यहाँ यहाँ पहुंचने का टाइम लगेगा। और मोटरसाइकिल लिटाकर वह एक पेड़ की ओट में छुप गया। लेकिन कुछ देर बाद, यह मोटरसाइकिल किसकी है? सामने आओ। राजा ने जेब से अपना देसी पिस्तौल निकाल लिया। रिवॉल्वर निकालने की कोशिश न करना हीरो। ओह तुम, मैंने तुम्हें बार में देखा था। क्या तुम भी लूटना चाहते हो? तुम्हारे पास जितना माल है उस भला मेरा नहीं लूटना चाहेगा? ब्रिकेस कार से निकालो। ओके। दाढ़ी वाले ने शराफत से ब्रिकेस निकाला और राजा की ओर उछाल दिया। मेरा मशवरा है, इसे खोलकर एक बार नोट चेक की जांच जरूर कर लेना। राजा नीचे रखकर एक हाथ में रिवॉल्वर, एक हाथ से ब्रिकेस के लाल नोटों की गड्डी उठाई। अरे ये तो नकली है। मगर तुम असली बहादुर हो दोस्त। तुम्हारे जैसे ही बहादुर आदमी की तलाश में यहाँ आया था। क्या मतलब है असली? क्या मतलब असली नोट कहाँ है? मेरे पास यही नोट थे दोस्त। अगर तुम पिस्तौल जेब में रखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो तुम्हें बहुत सारे नोट कमाने का रास्ता दिखा सकता हूँ। मुझे कुछ बहादुर साथियों की ज़रूरत है। तुम्हें क्लब में मेरी शक्ति देखने के बाद मेरा पीछा किया, इसका मतलब कि तुम वाकई बहादुर हो। राजा ने पिस्तौल जेब में रख ली और उसके निकट गया। क्या कहना चाहते हो तुम? पहले अपना परिचय आपस में अपना परिचय कर ले।
लेकिन दोस्त, मैं तुम्हारा असली नाम नहीं जानना चाहता, क्योंकि बातचीत में नाम लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें सुल्तान नाम से पुकारूंगा। तुम मुझे हीरो कह सकते हो। तुम तो पागलों जैसी बातें कर रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज 3 तारीख है दोस्त। 10 तारीख की रात में ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे 10 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। अगर तुम मेरा साथ काम में शामिल हो जाओगे तो 10 करोड़ तो चाहते हो तो 10 तारीख की रात को तुम 9 बजे हाईवे में जामनगर जाने वाली सड़क के मोड़ पर खड़े मिलना। क्या काम करना चाहते हो तुम? यह तो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 साथियों की जरूरत है। एक तो तुम मिल गए हो, अभी दोस्त की तलाश करनी है। सबको एक साथ बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। राजा ने कुछ क्षण सोचा। ठीक है हीरो, तुम्हारे कहने के तुम्हारे साथ काम करूंगा। तो फिर 10 तारीख को याद रखना। अगर भूल गए तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कहकर राजा से विदा ली। उडाड़ी वाले की कार चमनपुर की बजाय प्रतापगढ़ की ओर बढ़ गई। अब 2 साथियों की तलाश करनी है। आधी रात को प्रतापगढ़ के एक बदनाम नाइट क्लब में प्रविष्ट हुआ और काउंटर के सामने स्टूल पर जा बैठा। एक पैग बड़ा या छोटा? बड़ा। बारमैन ने पैग बनाकर सामने रख दिया। कहाँ से आए हो दोस्त? मंगल ग्रह से। यहाँ कुछ हीरे चुराना चाहता हूँ जिसे बेचना चाहता हूँ। मजाक कर रहे हो? मजाक तो बच्चे किया करते हैं, बड़े नहीं। और जेब से एक थैली निकाली और काउंटर पर पटक दी। हीरे? धीरे बोलो। बारमैन की आवाज़ हाल में लोगों ने सुनी। मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। चोरी के हैं? काम की बात करो। अगर कोई किसी खरीदार को जानते हो तो बोलो, मैं तुम्हें कमीशन देने को तैयार हूँ। कमीशन? हाँ, 2% दे सकता हूँ। अगर तुम कोई खरीदार को बुला लो तो मैं टेबल पर बैठा हूँ, ठीक है? और फिर दाढ़ी वाला जाकर खाली टेबल पर बैठ गया। सभी मेरी तरफ देख रहे हैं। तभी कुछ देर बाद, हेलो, मुझे बारमैन ने तुम्हारे पास भेजा है, बैठो। तुम कुछ बेचना चाहते हो? हाँ, मगर कीमत नगद चाहिए। मिल जाएगी, मगर मगर मेरे तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है? और गंजे के साथ क्लब से बाहर निकला। मेरे पास गाड़ी है, हम दूर नहीं जाना, पास ही एक गली है, मेरा घर है वहाँ। हम पैदल ही जा सकते हैं। गंजा एक सुनसान गली में ले आया। लाओ हीरे निकालो। तुम्हें अपने घर ले जा रहे थे। घर नहीं, मैं तुम्हें किसी गटर में फेंकने के लिए यहाँ लाया हूँ। लाओ हीरे निकालो। गोली? तुम्हें गोली चलानी आती है? विश्वास न है तो चला के दिखाऊं? यह एक बेहतरीन निशानेबाज हूँ बेटा। अच्छा भाई, देता हूँ। उसने थैली निकाली और फुर्ती से गंजे के चेहरे पर उछाल दी। और उसने अपनी टांग बड़ी फुर्ती से जमाई। अगले ही पल उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। अब अगर तुम्हारी गंजी खोपड़ी में रोशनदान बना दूं तो कैसा रहेगा दोस्त? तुम यहाँ गोली नहीं चला सकते। चला सकता हूँ, मगर चलाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो वह नकली हीरे तुम्हें लेकर जा सकते हो। अगर चाहो तो मेरे साथ रहकर बड़ी योजना में शामिल हो सकते हो, जिससे तुम्हें करोड़ों का लाभ होगा। करोड़ों का लाभ? दाढ़ी वाले ने गंजे से वही बातें की जो उसने सुल्तान राजा से कही थी। गंजा तुरंत उसका साथ देने के लिए राजी हो गया। 10 तारीख को याद रखना दोस्त, ठीक है? मैं तुम्हें हाईवे पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तीसरे साथी की तलाश में दाढ़ी वाला एक क्लब में पहुंचा, जहां उसने पर एक बदमाश को शराब खाने का सहारा लिया था। इस बार नया नाटक करना होगा। मगर उसे नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने मतलब का आदमी जल्दी नजर आया। अरे, यह तो साला पूरा देव है। वो दाढ़ी वाले को देख उस दैत्य आदमी को देखकर उपस्थित सभी लोग सहम गए। आओ दादा, क्या पियोगे? तेरा खून साले, मेरा हफ्ता हफ्ता क्यों नहीं भेजा अभी? गलती होगी दादा, अभी देता हूँ। अब 500 रुपये से काम नहीं चलेगा, सूद भी देना होगा। और उसने अपना हाथ कैश बॉक्स पर डाल दिया। क्या करते हो दादा? पर्याट। कैश बॉक्स की रकम निकाल कर जेब में ढूंढी।
अगर फिर से हफ्ता पहुंचाने में देर लगाई तो आग लगा दूंगा तेरे इस दारू खाने को। तभी व्यक्ति अपनी टेबल पर से उठा और दादा सारी स्कीम वापस सारी रकम काउंटर पर रख दे अपना, वरना गोली मार दूंगा। इससे पहले यह दृश्य देख दाढ़ी वाले की आंखों में चमक पैदा हो गई। क्या निशाना है जालिम सिंह का, वाह, यह तो अपने काम का बंदा है रामजादे। और उधर दादा ने पिस्तौल को अपनी बेल्ट में खोपा और खाली हाथ उस व्यक्ति पर टूटा। दादा ने उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर एक टेबल पर फेंक पटक दिया। दादा ठहरो, माफ कर दो इसे, यह तेरा आदमी है। हाँ मगर यह नया है, तुम्हें पहचानता नहीं इसलिए गलती कर बैठा, मैं इसे समझा दूंगा। मगर तू नहीं समझाया तो मैं समझा दूंगा। और फिर वह मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ बाहर निकल गया। इससे बात करनी चाहिए। दादा लापरवाही से चलता हुआ अभी जा ही रहा था, दाढ़ी वाला पीछे से उसकी ओर कंधे पर हाथ रखा। नमस्ते दादा, कौन है बे तू? दाढ़ी वाले ने रहस्यमय अंदाज में अपना परिचय दिया और दादा के सामने पेशकश रखी, जिससे तुरंत स्वीकार कर लिया। ले ठीक है, 10 तारीख को मैं हाईवे पर पहुंच जाऊंगा। ओके, तो अब मैं चलता हूँ दादा। और फिर तीन अब अब एक बार में दाढ़ी वाले ने कार हाईवे से जुड़ी दौड़ी जा रही थी। उसकी नज़र मंजिल पर थी। तीन साथी मिल गए। अब 10 तारीख को अपनी स्कीम बदल दी जाएगी। और शहर पहुंचकर उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और चेहरे से दाढ़ी मूछें उतार दी। अब अब तुम असली रूप में आ जाओ अश्वनी कुमार, और घर पत्नी डांट खाने की तैयारी कर लो। वो कुछ देर बाद तुम आ गए। तुम कहाँ थे 2 दिन से? काम से गया था, बाहर गया था डार्लिंग। काम से गए थे या अय्यासी करने गए थे? सुनो अश्वनी, मैं तुम शायद भूल गए हो कि हम घर में तुम घर जमाई हो। मेरी डैडी की दौलत पर ऐश कर रहे हो। यह कदापि सहन नहीं कर सकती तुम मेरे बाप के रुपया दूसरी औरतों पर खर्च करो। दूसरी औरतों पर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया कि अगर तुम्हें कुछ कहना चाहता बुरा समझती हो तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती? जिस दिन तुम्हारी करतूत तो पक्का सबूत मिल जाएगा उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो फिर जब तक सबूत नहीं मिलता मुझसे बेकार में मत उलझा करो, समझी? देख लूंगी तुम्हें। और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। 10 तारीख के बाद मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा रजनी, रत्ना की बेटी। अब तेरे पास इतना रुपया होगा कि तेरे जैसे 100 औरतें अपनी नौकरानी बनाकर रखूंगा। और 10 तारीख को 8 बजे ही अश्वनी अपनी कार से रवाना हुआ। आज यह फिर कहीं जा रहे हैं। कोठी से कुछ दूर आने के बाद सड़क के किनारे रुककर उसने अपने मेकअप किया। अब इन तीनों मुझे इसी रूप में पहचानेंगे। और हाईवे पर पहुंचकर उसने पहले सुल्तान दिखाई दिया। हेलो सुल्तान, बैग बैग पीछे का डिग्गी में रख दो और पिछली सीट पर बैठ जाओ। ओके। और सुल्तान डिग्गी खोल कर बैग रख दिया। मगर उन दोनों ने मगर एक अपने वादे के अनुसार नहीं आया। मेरी योजना गड़बड़ा जाएगी। चल हीरो। और सुनो, रास्ते में हम 2 आदमी मिलेंगे, ध्यान रखना तुम आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। हम आपस में अजनबी बने रहें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रताप प्रतापगढ़ के निकट गंजा आदमी मौजूद था। यह बैग डिग्गी में रख दो और गाड़ी में बैठ जाओ। ओके। गंजे के बैठने के बाद गाड़ी रवाना होगी। वादे के मुताबिक दादा सड़क के किनारे मौजूद था। दादा दादा डिग्गी खोलकर अपना बैग रखकर खिड़की के निकट आया। मैं खिड़की की सीट पर आराम से बैठना चाहता हूँ, तुम आगे चले जाओ मिस्टर, मैं यहीं ठीक हूँ। अगले ही पल अरे, गंजे बाहर खड़ा करके दादा उसकी जगह पे बैठ गया। यह क्या बदतमीजी है, बाहर निकलो, आगे जाकर बैठ जा। रहने दो दोस्त, हमें आपस में लड़ना नहीं है, आओ तुम मेरे पास बैठ जाओ। मगर इसने मुझे बदतमीजी की है, भूल जाओ। जल्दी कार में बैठो दादा, मैं मैं बाद में बात करूँगा। मैं इस बदतमीजी का बदला लूँगा। गंजा बड़बड़ाता हुआ अगली सीट पर बैठा। अश्वनी ने कार आगे बढ़ा दी। सुनो हीरो, तुमने अभी तक और यह नहीं बताया हमें करना क्या है। भी बताने काम भी बता दिया जाएगा। रास्ते में रुक कर कुछ खाए पिएंगे। तुम अपना काम की बात बता दिया जाएगा। फिलहाल चुपचाप बैठो। 10
लगभग 10 किलोमीटर यात्रा करने के पश्चात अश्वनी पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और पेट्रोल पंप के निकट एक बार रेस्टोरेंट भी था। चलो उतरो। पंप अटेंडेंट ने तुरंत ही उससे निकट आया। सुनो, हमें रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने जा रहे हैं, आधे घंटे में वापस आएंगे। गाड़ी की टंकी फुल कर दो, टायरों में हवा चेक कर लो, लंबी यात्रा पे जाना। ठीक है साहब। चारों रेस्टोरेंट में बने एक कैबिन में आ बैठे और अपने बेरे को बुलाकर खाने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद, आह, खाना बड़े मज़ेदार है, खाते समय बात नहीं करनी हीरो। तुम लोग जानते हो, तुम लोग जानने के लिए बेचैन होगी हमें क्या करना चाहता हूँ। हाँ जल्दी बताओ। यह अब यह रहस्य खुल जाना चाहिए। तो सुनो, हम लोग जामनगर चले जा रहे हैं। वहाँ एक फार्म हाउस में माफिया ग्रुप अपने गोदाम बना रखा है। वहाँ अपनी हीरोइन रखते हैं। जहाँ तुम जानते हो कि हीरोइन एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है। 1 किलो हीरोइन लाखों की होती है। यह बात तो सबको पता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उस गोदाम को लूटना चाहता हूँ। वहाँ पर करोड़ों की हीरोइन रखी है और आज रात वहाँ सिर्फ 2 आदमी पहरेदार होंगे। मैं यह बात मैंने कई महीनों की कोशिश के बाद मालूम की है। दोनों आदमियों को ठिकाने लगाकर हम करोड़ों को हीरोइन उड़ा लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया? हीरोइन के माफिया का गोदाम लूट कर कोई जीवित नहीं रह सकता। वह लोग पाताल से भी हमें ढूंढ निकालेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे। यह ठीक कह रहा है। वह हमें नहीं ढूंढ सकते। अपना अपना हिस्सा लेकर हम अलग अलग हो जाएंगे। हम में से कोई एक दूसरे को नहीं जानता। यह बात यह योजना को सबसे अलग बनाती है कि दुर्भाग्य से कोई पकड़ा या भी गया तो वह दूसरों के विषय में कुछ नहीं बता सकेगा। यह योजना बहुत सोच समझ कर बनाई है। जगह जगह घूम कर तुम लोगों को ढूंढा है। एक साथ बैठकर हम एक दूसरे से अजनबी हैं। क्या यह सच नहीं है? हाँ यह सच है। तो फिर यह भी सच है, समझ लो कि तुम लोग को कभी नहीं ढूंढ पाओगे और अपना करोड़ों का माल लूट कर हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। हम सब लोग खामोश होकर सोच में डूब गए। अगर तुमने कोई यह काम नहीं करना चाहता तो यहीं से वापस जा सकता है। शेष लोगों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं जाकर क्या करूंगा? गुड। तुम पता नहीं कि तुम ये सब काम करने के लिए राजी हो जाओगे। वो रेस्टोरेंट में निकल कर आइए, अश्विनी पेट्रोल पंप के कैश काउंटर पर चला गया और अपने साथी कार में बैठे थे। टंकी फुल कर दीजिए। हाँ। ओटारो में हवा वह भी चेक कर ली है। आपका संबंध पुलिस से है साहब। तुम्हें यह सवाल क्यों पूछा? हमारे लड़के ने आपकी गाड़ी पे पिछली बम्पर प्लेट देखा। उस पर रेडियो सिग्नल देने वाला यंत्र है। ऐसा यंत्र पुलिस ही इस्तेमाल करती है साहब। बीपर यानी ये रेडियो ट्रांसमीटर पुलिस वालों को जासूसी का इस्तेमाल किसी का पीछा करने के लिए किया करते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी पे बम्पर पर किसने लगाया? अपनी गाड़ी अपनी गाड़ी की ओर जाते हुए उसने भीतर क्रोध की लहर उसके मस्तिष्क में थी। मेरे साथियों ने कोई गद्दार है। निकट पहुंचकर उसने गाड़ी के बम्पर से एक पांव रखा और जूते से फीता कसना चाहता था। पहले यह देखना है कि वाकई वह बीपर है या नहीं। उसने गाड़ी के नीचे निकट से तेजी से हाथ दौड़ाया। उसने उसे पता लगा कि बीपर उतार लिया। ओह, यह तो सचमुच बीपर है। और फिर उसने तुरंत ही बाहर दूसरे खड़े ट्रक की बॉडी से चिपका दिया और अगले ही पल आगे बढ़कर गाड़ी में झाँका। अरे दादा, कहाँ चले गए? वह दोबारा रेस्टोरेंट में चला गया। अब अब वह रेस्टोरेंट में क्या करने गया है, जाकर देखता हूँ। मुझे वह आदमी रहस्यमय लगता है। वो रेस्टोरेंट के भीतर, ओ दादा, किसी से फोन फोन कर रहा है। रासुनी दादा को देखकर फोन उसकी तरफ आया। किससे फोन कर रहे हैं? तुम्हें इससे क्या, चलो यहाँ से। और वह गाड़ी में आ गया और अब लेकिन अश्वनी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। क्या सोच रहे हो? अब गाड़ी चलाओ ना। हाँ जी, हाँ हाँ। और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वह तीनों
में से किसी एक को भी गाड़ी में लगाया होगा। तीनों ने ही अपने अपने बैग रखने के लिए गाड़ी की डिग्गी खोली थी, तो हर बार डिग्गी का ढक्कन मेरे और बीच में आया था। उसी वक्त बीपर लगाया होगा। क्या सवाल यह है कि तीनों में से किसने किया और क्यों किया। दादा इस मामले में सबसे ज़्यादा संदिग्ध था। उसके जाते ही गंजे से झगड़ा किया था। जासूस इसी तरह हरकत करते हैं और गिरोह में शामिल होते हैं। पहले फूट डालते हैं, फिर पूरे गिरोह को काबू पा लाते हैं। दादा रेस्टोरेंट में किसी को फ़ोन किया, इसका मतलब यही दुश्मन है। इससे कुछ साथी इस विपर के सिग्नल के सहारे हमारा पीछा कर रहे होंगे, लेकिन अब गलत रास्ते पर डाल चुका हूँ। अब मिनी ट्रक के पीछे जा रहे होंगे। अब दादा से पीछा छुड़ाने कोई कोई बात नहीं। गोदाम लूटने के समय गोलियां चलेंगी तो उस वक्त दादा के निकट ही रहूँगा। मौका देखते ही इसे गोली मार दूंगा। क्या बात है हीरो, तुम चिंता में डूबे हुए हो। हाँ, एक बड़ी चिंता है थी, मैंने उसका समाधान निकाल लिया। कुछ देर बाद जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, वहरा फार्म हाउस, यहाँ हमें पैदल आगे चलेंगे। वो सबसे आगे चल रहा था। हीरो, बाहर कोई पहरेदार तो नहीं है आज। नहीं, आज कोई, वहाँ दो आदमी होते हैं और इस वक्त ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में सो रहा होंगे। और फार्म हाउस में चारों कांटेदार तार लगी थी, जिन्हें उनने सरलता से पार किया संभल कर। फार्म हाउस की इमारत के मुख्य द्वार के भीतर से बंद था। अंदर कैसे जाएंगे। पिछली ओर से सीढ़ियों हैं। मैं किसी खिड़की के रास्ते अंदर जाकर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलता हूँ। वह खिड़की के पिछली तरफ आ गया। खिड़की का शीशा काटना पड़ेगा। गिलास कटर से शीशा काट कर अंदर हाथ डालकर चटकनी खोलना आसान है। और शेष तीनों दरवाजे पर सतर्क मुद्रा से खड़े थे। अगर वह खिड़की के भीतर घुस गया, पकड़ा गया तो ऐसा नहीं होगा। वह यहाँ की स्थिति अच्छी तरह वापिक लगता है। तभी आओ, उन्हें दरवाजे से प्रवेश किया। ऊपरली मंजिल की सीढ़ियों पर। क्या वह लोग ऊपर है। हाँ, किसी तरह की आवाज़ न होने पाए। तो बताओ अब क्या करें। तुम लोग सुल्तान ऊपर चलो, उन्हें सोते ही ठिकाने लगा देना। मैं और दादा नीचे अगली मंजिल देखते हैं। गंजा और सुल्तान तुरंत सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। आओ हम नीचे कमरे देखते हैं, चलो। वह सीढ़ियाँ के सामने एक कमरा था। मैं झाँकता हूँ। वे सो रहे हैं। तुम दरवाज़ा खोलो, मैं उठाने का मौका नहीं दूंगा। वो धड़ाम, दाएं दाएं फायर की आवाज़ नीचे पहुंची। ओह, ऊपर गोलियां चल रही हैं। अब तेरा अंतिम समय आ गया है गद्दार, तुम भी ऊपर जाओ। वो दादा लपक कर सीढ़ियों पहुंचा। उसकी पीठ पर आसुनी की ओर थी। दादा भारी शरीर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और सीढ़ियाँ ऊपर की ओर गंजा दिखाई दिया। गोली किसने चलाई। मैंने दादा को गोली मार दी। क्या वह मर गया। ओह, तभी दादा के शरीर में हरकत हुई। अश्वनी फायर करना चाहा, मगर इससे पहले दादा ने ट्रिगर दबा दिया। दाएं, निशाना अच्छा था। गोली अश्वनी की दोनों आंखों के बीच में लगी। गंजा आश्चर्य से आंखें फाड़े सीढ़ियों की ओर खड़ा था। तुम मुझे धोखा दे रहे थे सालों। दादा की आवाज़ तुरंत ही गंजा चौंका। नहीं दादा, कहीं कोई गलती नहीं हुई, सुनो। आह, मगर दादा ने फायर कर दिया। गंजे की लाश सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरी। तीसरा कहाँ गया, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी सुल्तान सीढ़ियों से ऊपर दिखाई दिया। दादा ने उसे कुछ समझने का अवसर नहीं दिया। सुल्तान की लाश लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। दादा ने के होठ पे मुस्कान थी, मगर वह शरीर में गोली धसी हुई थी। उसने अधिक समय नहीं दिया। प्राण त्यागने से पहले दादा ने एक बार गर्दन उठाकर अश्वनी की लाश को देखा। मुझे इसने मुझे गोली क्यों मारी, मेरा दोस्त क्या था।
उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। अश्विनी की बनाई योजना योजना उसी के साथ ही मौत की नींद सो गई। वो तीनों साथियों को अपना दोस्त जानने का अवसर न मिला। उसका दोस्त किसका था ये देखिए। और फोन एक प्राइवेट जासूस रत्ना से वो बता रहा था, मैडम आपके पति गाड़ी बीपर लगा था, वह कुछ दूर उसका पीछा किया, लेकिन किसी तरह भी उसे बीपर का पता लग गया और उसने गाड़ी से उतरकर ट्रक से चिपका दिया। और वह ट्रक का पीछा करते हुए मेरी कोई गलती नहीं है। रत्ना क्रोध से रिसीवर पटक दिया। ओह ओह, अब मुझे पहले पता चल गया अश्विनी कहाँ जाता है। पाठकों, अब जान गए होंगे दोस्त किसका था। समाप्त दोस्तों।